कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि ये हमारी वीडियो 12th क्लास के लिए है, ठीक है। ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो 1 और वीडियो 2 इससे पहले आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों हम आपको मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और हेनरी लॉ वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम बात ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले उन वीडियो को देखे तब इस वीडियो को देखना, तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं बच्चे मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चे? मोल प्रभाज बेसिकली क्या होता है? मोलों का अनुपात होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स, सोल्यूट मोल या सोलवेंट मोल। तो हमने लेट माना है, विलय के मोल क्या मान रखे हमने बच्चे? N1 माना हुआ है। विलायक के मोल क्या मान रखे? N2 मानने में। तो विलय के कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2, ठीक है। सोल्यूट मोल N1, सोलवेंट मोल N2, सॉल्यूशन के मोल क्या मान रखे बच्चे हमने? N1 प्लस N2। तो ये मोल प्रभाज का हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। सोल्यूट के मोल ओब्लिक सोलवेंट के मोल अपॉन में सॉल्यूशन के मोल। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट मोल और सोलवेंट मोल एंड सॉल्यूशन मोल, ठीक है। इसमें 2-3 केस हैं। मतलब केस फर्स्ट में क्या है, अगर जिसका भी वो मोल प्रभाज कह रहा है, सपोज करो उसने कहा सोल्यूट का मोल प्रभाज याद करो। क्या याद करो? सोल्यूट का मोल प्रभाज याद करो। तो हमें क्या करना? सोल्यूट का मोल प्रभाज, सोल्यूट के मोल क्या है? N1 मान रखे। तो जिसका मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना, उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल लिखने। तो N1 बटे N1 प्लस N2। हमें क्या निकालना? विलायक का मोल प्रभाज याद करना। तो विलायक के मोल क्या मान रखा हमने? N2। तो N2 बटे N1 प्लस N2 ये मान रखे, ठीक है। तो ये तो हो गया सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया बच्चे सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में 3 चीज डिसोल्व करवा दें या 4 चीज डिसोल्व कर दें, तो उस स्थिति में सोल्यूट या सोलवेंट का पता लगाना मुश्किल होगा कि सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है। हम जो दो पदार्थ होते हैं उन्हीं में हम बता सकते हैं कि सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम अगर 3-4 हमें सब्सटेंस डिसोल्व कर रखे, तो तीनों के हम मोल निकाल देंगे और मोल निकालने के पश्चात क्या करेंगे? जिसका मोल प्रभाज वो कह रहा हमें उसके मोल ऊपर रखेंगे, नीचे क्या करेंगे? टोटल मोल कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा होगा 60 ग्राम यूरिया को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया है, विलय का मोल प्रभाज याद करो। तो उसने कहा 60 ग्राम यूरिया को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया है, विलय का मोल प्रभाज याद करो। या वो ये भी बोल देता एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज याद करो। तो बात ये की है, क्वेश्चन का रूप चेंज हो जाए, बस क्वेश्चन सेम ही है, क्या निकालना में। तो सबसे पहले क्या करना बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि स्मॉल w कौन सा है, मतलब विलय का भार क्या है, मतलब सोल्यूट का वेट क्या है और सोलवेंट का वेट क्या है। तो स्मॉल w और कैपिटल W फाइंड करने। मैंने तुम्हें इतना आसान तरीका बता रखा कि स्मॉल w कौन सा होगा और कैपिटल W कौन सा होगा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो स्मॉल w, जिसकी क्वांटिटी कम वो कैपिटल W। तो इसमें 60 ग्राम और 92 ग्राम में कौन सा ज़्यादा है? 92 ग्राम। तो 92 ग्राम तो होगा हमारा बड़ा W, और स्मॉल w क्या होगा हमारा? 60 ग्राम। तो स्मॉल w कितना होगा बच्चे? 60 ग्राम। और कैपिटल W क्या हो गया? 92 ग्राम। 62 ग्राम क्या है हमारे पास? यूरिया है, NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, NH2CONH2, ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला। और ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये क्या होगा बच्चे? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे इन स्थिति में, क्योंकि मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N का फॉर्मूला हमारा होता है N बराबर W/M। हमारे पास W तो है, M नहीं। M हमें निकालना पड़ेगा हर एक का बच्चे। तो यहाँ पे हम इसका M निकाल रहे हैं। N का 14, इसका 1 × 2, इसका 12, इसका 16, इसका 14, फिर इसका 1 × 2। तो 14 + 2 + 12 + 16, 14 + 2, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। और ऐसे इसका निकाल लेंगे M। 12 × 2 + 1 × 5, 16
प्लस 1, ठीक है। 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा 46। तो इसका m कितना आगे बचे 46। तो इसका n1 निकालना, क्या निकालना बचे n1। n1 क्या होगा हमारा W/m, मतलब 60/60 कितना आगे बचे 1। इसका n2 निकालना है हमारा, ये तो कंसीडर किए हुए बच्चे। तो 92/46 कितना बचे 2। तो n2 कितना आ गया हमारे पास 2, n1 कितना आ गया 1। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल किसके ऊपर रखेंगे सोल्यूट के, और नीचे किसके रखेंगे सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के मोल कैसे निकलेंगे, ये हमारा निकालना है बच्चे। तो ये n1 का मोल प्रभाज n1/n1 प्लस n2। n1 कितना है 1 प्लस 2 1/3, 3 से भाग करना है 1 को, 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना आएगा 0.3 के आसपास आंसर आएगा इसको। कितना है बच्चे 0.3। तो ये हमें कुछ नहीं करा बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें सिर्फ ये देखना कि W क्या है, जो हमें नोटिफिकेशन है पहले वो पता चल जाए कि W क्या है, M क्या है, क्या खोला क्या नहीं खोला, वो पता चल गया तो फिर क्वेश्चन का हमें फॉर्मूला पता होगा तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है बच्चे, नॉर्मलता का हमारा फॉर्मूला है n बराबर W/E गुना V लीटर में। यहाँ पे W क्या है विलय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट, V वॉल्यूम सॉल्यूशन का, E क्या है तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट। हमने डेफिनेशन के लिए क्या करा, V की वैल्यू 1 लीटर कर दी यहाँ पे। तो क्या करेंगे V कितना हमारा 1 लीटर कर दिया, तो N किसके बराबर होगा W/E के, इसे बोलते हैं ग्राम पर तुल्यांक। ठीक है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम पर तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं नॉर्मलता बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं नॉर्मलता। ये भी क्या है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने का मेथड है। ठीक है, अब तुल्यांकी भार क्या है वो भी बताएंगे। तुल्यांकी भार क्या होता है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन द प्रेजेंट ग्राम पर इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम पर इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मेलिटी, आर कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चे। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बटे E बराबर m/x। ठीक है, m मोलर मास सब्सटेंस का, x नंबर ऑफ चार्जेस एट प्रेजेंट इन द सॉल्ट, एट द सॉल्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चे कि ऑक्सीडेशन नंबर में किसी सब्सटेंस से क्या चेंजेस हो रहा है या कितनी नेसेंट ऑक्सीजन निकलनी, वो भी क्या है नंबर ऑफ x होता है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे हमें इक्विवेलेंट वेट करना है, NaCl का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, किसका NaCl का। तो पहले इसका m फाइंड करना पड़ेगा 23, इसका 35.5, कितना होगा 58.5। भाई Na का एटॉमिक मास कितना है 23, Cl का कितना होगा 35.5। तो अपना टोटल ऐड कर देंगे होगा 58.5। ये आया हमारा m, क्या है बच्चे m। अब x कैसे निकाल लेंगे, इसको आयनिजेबल करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Na पे कितने पॉजिटिव है बच्चे 1, Cl पे कितने नेगेटिव है 1। ठीक है, Na पे यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और Cl पे क्या है 1 नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। ठीक है, तो E बराबर m/x 58.5/1 कितना होगा 58.5। ये हमारा क्या निकल गया बच्चे E निकल गया। अब किसी किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कभी यहाँ पे पॉजिटिव 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आए, फिर कैसे करेंगे। ऐसा कभी नहीं होने का बच्चे। बैलेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पॉजिटिव एनायंस और नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल आएंगे हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइज, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो m Al का कितना होगा अपना 26, Al कितने यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसको, फिर छोटा कोष्टक S का 32, 16 × 4 × ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमें करना है 52 प्लस 64 और 32 कितना हो जाएगा 96 × 3, 52
288 कितना आएगा 340, कितना आएगा बच्चे 340। तो m कितना आ गया हमारा 340 आ गया। इसका m कितना है बच्चे हमारा 340 आ गया फॉर एग्जांपल। अब इसका चार्ज देखने हैं। एल पे कितने चार्ज आते हैं बच्चे 3, SO4 पे कितने चार्ज आते हैं 2। अब बोलोगे सर यहाँ तो अलग अलग आ रही, अभी तो कहते हैं आप नहीं आने के, पहले रुक जाओ बच्चे। यहाँ पे एल कितने हैं 2 है ना, तो वहाँ पे एल हमारा 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, पॉजिटिव भी 6 हो गए और नेगेटिव भी। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चे 6। तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 पंजे 30, कितना आएगा बेटे 56.66। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा बेटे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अभी हम नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है 222 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, यानी क्या फाइंड करना बच्चे इसमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी। मैंने आपको बोल रखा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको फाइंड करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो हमें क्या फाइंड करना बच्चे नॉर्मलिटी। तो हमने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख दिया n बराबर W/E गुना V लीटर में। इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, इसका फ़ायदा बच्चे ये होता है कि हम ये बता सकते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि 220 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले क्या घोला बच्चे हमने कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व करा ना, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेंगे CaCl2। जब मोलैरिटी में हम जो घोल लेते उससे m निकाल लेते, तो यहाँ पे उससे क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट फाइंड होगा। जो हम डिजोल्व कर रहे हैं क्या फाइंड करेंगे उसको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इक्विवेलेंट वेट ही है। अगर इक्विवेलेंट वेट हमारे से निकालना आता है बच्चे, निकालना आ गया तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन यूँ हो जाएगा। ठीक है, कितना डिजोल्व करा बच्चे, तो 222 ग्राम, कितना करा बच्चे 222 ग्राम। और कितने में डिजोल्व करा 250 ml में। V की वैल्यू कितनी 250 ml, 250 ml हमने डिजोल्व कर दिया बच्चे। ठीक है, तो मैंने बता रखा ग्राम में W होगा और ml में क्या होगा बच्चे वॉल्यूम होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसका E निकाल लेंगे। तो सबसे पहले M निकाल लो। Ca का 40, Cl का 35.5 इंटू 2 कितना होगा 40 प्लस 71 11 M कितना आ गया 111। इसको आयनिजेबल कर लो। Ca पे 2 पॉजिटिव और Cl पे 1 निगेटिव। Cl कितने बच्चे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव कितने हो गए 2, निगेटिव कितने हो गए 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। E बराबर m/x 1/2, तो कितना आएगा बच्चे 55.5। ये हमारा क्या आ गया बच्चे E निकल गया। क्या निकल गया E। ठीक है, फाइंड करना हमें नॉर्मलिटी एंड फाइंड करना। तो मैंने देखो एक बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्वेश्चन रटने नहीं है क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 चीज़ हैं, 4 में से वो 3 चीज़ तुम्हें देगा। ठीक है, और एक चीज़ पूछ लेगा। अभी तो नॉर्मलिटी पूछ रहा है, वो ये भी पूछ सकता है, ये तो हमेशा हमें फाइंड ही करना पड़ेगा, ये नहीं पूछेगा, ये फाइंड ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, कुछ भी देगा, वो 3 चीज़ देगा और वो पूछ लेगा। ठीक है, हमें क्या दिया है इसमें, ये दिया है, ये हमने फाइंड कर लिया, और ये भी हमारे पास है तो नॉर्मलिटी पूछी। बस ये यहाँ पे लीटर में है, यहाँ पे ml में है बच्चे, तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके 0.25 लीटर। ये कितना आएगा बच्चे 0.25 लीटर। अब हमारे पास हर एक वैल्यू है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। तो W कितना 222, E कितना बच्चे 55.5, ये कितना 0.5। ठीक है बच्चे, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ गई। ये इससे क्या बार कटेगा बच्चे 4 बार, और ये इससे 4 बार, तो कितना बच्चे 16 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। तो हमारा इसका आंसर कितना है बच्चे 16 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने ये करा कि क्या क्या चीज़ हमें मिली और क्वेश्चन हमने तुरंत कर दिया। ठीक है बच्चे, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ मेथड है वो हमारी कंप्लीट होगी, और उनके जो हमारे
प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मैं वीडियो के जो अभी आएगी इसमें अगली जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे PDF न्यूमेरिकल फॉर्म डाल दूँगा, PDF के फॉर्म में जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, ये क्या है, हेनरी का नियम। ये XH क्या है बच्चे, गैस की दर में विलेयता, और PH क्या है, गैस पर आरोपित आंशिक दाब। मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी गैस की दर में विलेयता गैस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। अगर किसी गैस को हमें दर में घोलना है, मतलब किसी गैस की दर में विलेयता गैस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये नियम हेनरी ने बोला है, ठीक है। XH गैस की दर में विलेयता, KH हेनरी नियतांक, और PH है गैस पर आरोपित आंशिक दाब। हेनरी नियतांक की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अलग अलग ये बदलती रहती है, ठीक है बच्चे। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि जो अगर कोई हम ये बोल रहे हैं कि बच्चा किसी गैस को हमें दरों में घोलना है तो गैस पर दाब लगाना पड़ेगा, वो भी हल्का सा, आंशिक का मतलब कम, बहुत कम, ज़्यादा दाब नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, हम मानते हैं कि कोई भी गैस है, गैस पे हम दाब लगाते हैं तो गैस द्रवित फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। अब हम ज़्यादा दाब लगाएंगे तो गैस जम भी जाएगी, क्या मतलब जब गैस पे हमने दाब लगाया, हल्का दाब लगाया तो गैस द्रव फॉर्म में पहुंचेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गैस पर हम ज़्यादा दाब लगाएंगे तो गैस ठोस में बदल सके। तो इसलिए बोला उन्होंने गैस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हेनरी लॉ है हमारे पास, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली होती है और ऑक्सीजन गैस गहराई में ज़्यादा मिलती है हमें। एक क्वेश्चन बनता है इस पर कि जो मछलियाँ हैं वो गहरे और शांत वातावरण में रहना पसंद करती हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा फिजिक्स में, P बराबर HdG, P प्रोपोर्शनल H के हाइट की, जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना दाब ज़्यादा आरोपित होगा। तो गैस जितना ज़्यादा दाब लगेगा उतनी जल में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा घुली होगी, इसलिए मछलियाँ गहरे और शांत वातावरण में रहना पसंद करती हैं, अधिक गहराई में, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा मिलती है, ठीक है। जब कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें CO2 गैस जो डिज़ोल्व करते हैं वो इसी लो पे करते हैं, उसमें CO2 गैस डिज़ोल्व करते हैं हाई प्रेशर पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें जो होता है हीलियम नियॉन का, उनको मिश्रण यूज़ करते हैं जो पंप में होता है। तो अब हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हम जाते हैं, उस दौरान जो हम यूज़ करते हैं सिलेंडर, उस दौरान क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी का, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हेनरी लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हेनरी लॉ ने ये बोला कि किसी गैस को हम दरों में घोल लेंगे तो गैस पे हमें दाब लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बोला बच्चे कि गैस पे दाब लगाने पर गैस द्रवित हो जाती है। मैं ये नहीं बोला, आप करके भी देख सकते हो। अब बहुत सारे हमारे डेली बेस में एग्जांपल हैं जो हम बोल सकते हैं कि भाई जो घरों में LPG सिलेंडर तो है, सबके होगा, तो उसमें जो गैस है वो दर लिक्विड फॉर्म में है। वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि उसमें दाब लगा हुआ था। हम सपोज को नोजिल पे दबाते हैं तो उसमें ठंडी ठंडी गैस निकलती है, वो लिक्विड फॉर्म में निकलती। क्यों निकल रही? उस पर दाब आरोपित हुआ, वहाँ द्रवित फॉर्म में। लाइटर सबने देखा होगा, सिगरेट वाला लाइटर, उसमें जो पानी से जो भरा होता है वो LPG गैस ही होती है बच्चे। वो प्रेशराइज कर रखा हमने उस गैस को, तो वो भी क्या है हमारे इसी लो पे है, ठीक है। या दूसरा, तुम चलो सब छोड़ो, तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल में तुम पंप से हवा भरते हो, ठीक है। पंप से तुमने हवा भरी, एक काम करना, एक ट्यूब लेना, आप उसमें हवा भर देना, बहुत दिन के लिए छोड़ देना उसको, फिर उसको कट कर देना। कोई ख़राब ट्यूब लेनी है तो अंदर मॉइस्चर आया, वो मॉइस्चर कहाँ से आया कि हमने उसमें हवा भरी थी, उसमें प्रेशराइज किया हुआ, तो गैस लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब इसी लॉ के एप्लीकेशन से बच्चे। अगर ये हमारा इसके आगे का काम जो भी है इस लॉ से, तो लॉ कंप्लीट हो, अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे हमें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है।